वह अकेले कमरे में मौजूद थी। उस वक्त पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। घर में शादी की फंक्शन चल रही थी। ऐसे में वह अंदर बैठी मासूम उस वक्त बुरी तरह से घबराई हुई थी। काफी देर बीत चुके थे। उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे होने लगे थे। वह चौकन्नी हुई। उसकी नजरें दरवाजे पर जाकर ठहरी। उसने दरवाजे के पास जाकर कान लगाए। बाहर से बातों की आवाज आ रही थी, जिसका मतलब यह था कि बारात पहुंच गई है। वहीं अंदर शारदा का दिल जोरों से धड़कने लगा। जब सबको यह पता चला था कि संगम भाग गई है और उसे भगाने वाली कोई और नहीं उसकी चाचा की अनाथ बेटी शारदा है। ना जाने उसके साथ अब क्या होता, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसने संगम की बात मानकर अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। अभी वह बैठी यही सोच रही थी कि दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। शारदा का दिल पसलियों से तोड़कर बाहर आने को तैयार बैठा था। अब किस किस बात की और क्या क्या जवाब देती, यह सोच सच कर वह अपनी उंगलियां चटका रही थी। दरवाजा एक बार फिर से जोर से बजा तो मजबूरन उसे आगे बढ़कर दरवाजा खोलना ही पड़ा। अपने बड़े पापा की बेटी जूही को देखकर उसके चेहरे का रंग बिल्कुल पीले पड़ गए थे। क्यों दरवाजा नहीं खोल रही थी? इतनी देर से दरवाजा बजा रही हूँ। जूही ने अंदर आते हुए आसपास निगाह डालते शारदा को बोली, किन शारदा ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। संगम कहाँ है? जूही ने शारदा के माथे पर पसीने की नन्ही बूंदी देखते हुए बोला, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? संगम कहाँ है? अब की बार जूही ने गुस्से से शारदा की तरफ देखते हुए माथे पर बल डालकर पूछा, जूही बहन संगम यहाँ नहीं है। आंखों में आंसू लिए बोली, क्या मतलब यहाँ नहीं है? कहाँ है वह? जूही के चेहरे पर हैरानी और फिक्र दोनों दिखाई देने लगा था। वह चली गई। आखिरकार शारदा ने दिल बड़ा करते हुए जूही से कह दिया, वह चली गई। कहाँ चली गई है? सच बताओ शारदा, संगम कहाँ है? जूही ने उसे दोनों बाजू से पकड़कर उसे हिलाया। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। बारात आ चुकी थी। ऐसे में संगम का यहाँ न होना सबकी इज्जत को खाक में मिला देती। संगम ने कहा, अगर उसकी जबरदस्ती शादी किसी और से हुई तो वह अपनी जान दे देगी। फिर वह यहाँ से चली गई। कहाँ चली गई? कुछ तो बताया होगा ना उसने। क्यों हम सबकी इज्जत को दांव पर लगाने पर तुली हुई हो? शारदा ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। इस वक्त शारदा बुरे हालत में थी। वह अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। पता नहीं लेकिन वह चली गई जूही दीदी, शारदा ने रोते हुए कहा तो जूही ने उसे डांटा, चुप, आवाज ना आए। जूही ने दरवाजा बंद किया और वहीं सर पकड़कर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, कैसे यह सब ठीक करे। कहाँ ढूंढे संगम को? मोबाइल लेकर गई है। अचानक से शारदा को ध्यान आया। शारदा ने हाँ में सिर हिलाया तो जूही ने संगम के नंबर पर कॉल मिलाई। कॉल जा रही थी लेकिन वह उठा नहीं रही थी। जूही के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी थी कि संगम एक बार फोन उठा ले तो वह उसे किसी तरह कोई ना कोई बहाना बनाकर वापस बुला लेगी। कॉल बंद हो चुकी थी। जूही फिर से घायल हो गई थी और इस बार नंबर बंद जा रहा था। जूही सर पकड़कर बैठ गई। अब क्या होगा? उस पल को पछता रही थी जब उसने जबरदस्ती संगम और विकास की शादी की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लिया था। वह अपनी बहन की अपने देवर से शादी करवा रही थी। विकास एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का था और हैंडसम भी था। अब दोनों परिवारों की इज्जत उसके हाथ में थी। जूही ने भीगी आंखों से शारदा को देखा, ने मदद की उसके भागने में। जूही गुस्से से शारदा की तरफ देख रही थी तो वह घबराकर पीछे हुई, सर ना में हिलाया। अभी जूही उसे कुछ कहती कि दरवाजा एक बार फिर से बजने लगा। सामने अपनी माँ और अपनी सास दोनों को देखते जूही अपना माथा सहलाने लगी। क्या बात है? परेशान हो? संगम तैयार हो गई। शोभा देवी ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए सवालिया नजरों से पूछा। उसने अपनी माँ और सास को कमरे के अंदर करके दरवाजा बंद किया और उन्होंने संगम के बारे में सब कुछ सच बता दिया। अब परेशानी में चारों बेहाल थे। चारों बैठी इस समस्या का हल सोचने लगी। तुम्हारे पापा तो संगम को जान से ही मार डालेंगे। आखिर उसने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे की? शोभा देवी ने जूही की तरफ देखते हुए कहा,
उसके बारे में सोचने के बजाय अब यह सोचिए कि हम परिवार वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे। मेरे ससुराल वाले तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यह सब मेरी वजह से हो रहा है। और विकास, उसने मुझ पर कितना भरोसा किया था, और संगम, आज संगम ने मेरा सर झुका दिया। अब बताइए मैं क्या करूं। वहां देवी को अपनी बेटी का दुख पल में समझ आ गया था। उनकी नजरें दो घड़ी शारदा की तरफ उठी थी तो उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया था। एक काम करते हैं, विकास और शारदा की शादी करा देते हैं। यह क्या कर रही हो तुम? सीता देवी ने बड़ी आश्चर्य से पूछा। उसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? समधन जी, मेरे लिए शारदा भी संगम की तरह ही है, और जब संगम का पता चलेगा यह बात पूरे परिवार में फैल जाएगी। हमारी इज्जत तो दो कौड़ी की रह जाएगी। अब आप एक काम करिए, आप जाकर राम प्रसाद से बात करें, शारदा और विकास की शादी करवा देते हैं। शोभा देवी ने जल्दी से प्लानिंग करते हुए अपने समधन जी से कहा, जबकि वहां खड़ी जूही को यह सब बिल्कुल भी एक आंख नहीं भा रही थी। शारदा उसके मरे हुए चाचा की बेटी थी। मम्मी कैसी बातें कर रही है? विकास और शारदा का क्या जो? जूही को इस बात पर ऐतराज हुआ। क्यों, इसमें ऐसी बात क्या है? शोभा देवी के माथे पर बल पड़े। घूरते हुए बेटी की तरफ देखा। मम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही है? दोनों की एज में कम से कम 11 साल का फर्क है, और आप कह रही है कि ऐतराज किस बात की है? सिर्फ 18 साल की है शारदा, और आप कह रही है कि उसकी शादी विकास से कर दे। जूही किसी भी तरह करके इस शादी को रोकना चाह रही थी, लेकिन शोभा देवी ने अब पक्का इरादा कर लिया था कि वह शारदा और विकास की शादी करके ही रहेंगी। 18 साल की है तो क्या हुआ, अब वह बालिग तो हो चुकी है। और रही बात उसके पढ़ाई की, तो हम विदाई ही नहीं करेंगे। यह शादी क्यों नहीं हो सकती? आप मेरी बात सुनिए और उसको भेज दीजिए। मैं चलकर राम प्रसाद से बात करती हूँ। वह उठकर बाहर निकल गई, जबकि सीता देवी ने अफसोस से जूही की तरफ देखा। आंटी जी, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। वह उनको देखते उठी, लेकिन सीता देवी भी उसकी तरफ से मुंह मोड़ते हुए बाहर निकल गई। और फिर कुछ ही देर बाद विकास और शारदा की शादी हो रही थी। यह सब शोभा देवी ने किया था। फिलहाल संगम के न रहते हुए सबने बहुत मुश्किल से यह हजम किया था। सब लोगों के सामने परिवार की इज्जत का भ्रम रखना भी तो बहुत जरूरी था। शारदा मरेमरे कदमों से शादी के फेरे ले रही थी और सातों वचन निभा रही थी, और एक पवित्र बंधन में बंधने जा रही थी, और उसके फेरे पड़ रहे थे। पंडित जी अपना मंत्र पढ़ने में व्यस्त थे। सब लोग वहां शादी संपन्न करवा रहे थे। उस वक्त शारदा के हाथ पैर बहुत कांप रहे थे। उसे तो उम्मीद नहीं थी कि संगम के जाने के बाद उसकी जगह उसको बैठा दिया जाएगा। शोभा देवी ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए उसे हौसला दिया था, तो वह मरेमरे कदमों से फेरे ले रही थी, तो सभी ने एक सुख का सांस लिया था। जूही इस सब मामले से दूर खड़ी अपनी मुट्ठियां जोर से बंद कर रही थी। सिंह ने शारदा के सर पर प्यार से हाथ रखा और शारदा की आंखें आंसुओं में भर गई थी। शादी पूरी हो गई। सागर जूही दोनों बाहर निकलते चले गए। विकास जब मांग भरने का टाइम आया तो वह थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, क्योंकि वहां पर उसकी दुल्हन बदल चुकी थी और वह यह नहीं चाहता था कि वह कुछ भी हंगामा करे। वह अपनी मुट्ठियों को जोर से बंद करता उसकी मांग भर चुका था। उसकी होने वाली दुल्हन अब बदल चुकी थी, और जिससे उसकी शादी हो रही थी वह शादी वाले दिन भाग गई थी। अब उस छोटी सी बच्ची से विकास की शादी करवा दी गई थी, जो अभी 18 साल की भी नहीं हुई थी। उनका बहुत बड़ा नाम था। परिवार में उसकी मर्दांगी पर बहुत बड़ा दाग लगने वाला था, लेकिन वह चुप था। सिर्फ अपने भाई और भाभी की वजह से उसने जैसे तैसे करके यह शादी संपन्न करवाई। उसने मन में सोचा, संगम, तुम जहाँ कहीं भी छुप जाओ तुम्हें मैं ढूंढ निकालूंगा और वह सजा दूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। वह दिल ही दिल में संगम से बात कर रहा था। शादी होते ही सब लोग खुशी से झूम उठे थे। सबकी मिलनी स्टेज पर हुई थी। तेज साहब एक कोने में खड़े अपने आंसू अपने अंदर उतार रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी उनका सर झुकाएगी। संगम अब ट्रेन में बैठी अपने आसपास के लोगों को देख रही थी। उस वक्त वह एक लाल जोड़े में थी, जबकि उसने ऊपर से शॉल ले रखा था। नीचे दुल्हन के कपड़ों को छुपाने में नाकाम कोशिश कर रही थी। आंखों में ढेरों आंसू थे। गोद में एक छोटा सा बैग रखा था। ट्रेन चलने वाली थी। आज वह लखनऊ शहर से दूर जा रही थी। जिस शहर में वह भाग कर आई थी, अब वह शहर से फिर से भाग रही थी।
एक पाप कर बैठी थी। किसी अनजान लड़के से वह सच्ची मोहब्बत करके वह अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी। अपने माँ बाप का घर वह किसी अनजान लड़के के लिए छोड़ आई थी। वह गैर ही तो था जिसे वह अपना समझकर इतना बड़ा कदम उठा लिया था, और कदम उठाने के बाद अब उसे समझ आई कि वह किस तरह और कितनी बड़ी गलती कर गई है। ट्रेन चल पड़ी थी। बैग पकड़कर बहुत मजबूर हो रही थी। वह लड़की आज तक अकेली घर से नहीं निकली थी और आज वह अकेली ट्रेन का इतना लंबा सफर करने लगी थी। उसके मोबाइल पर कॉल आ रही थी उस आदमी की जिसके लिए वह अपना सब कुछ अपने माँ बाप को हमेशा के लिए छोड़ आई थी। आज उसी लड़के को वापस फिर से छोड़कर जा रही थी। मोबाइल की रिंगटोन होते वह बंद हुआ तो उसने कॉल बंद होते ही मोबाइल को ऑफ करते उसमें से सिम निकाल दी। उसे देखते चली गई। उसके आंसू टूटकर गालों पर बहने लगे और फिर दिल पर पत्थर रखकर उसे तोड़ दिया। सेठ के पीठ से ठेक लगाते वह पल उसकी आंखों के आगे घूमने लगे, जिसकी आवाज सुनकर वह मरकर दोबारा उठी थी। वह आदमी भोला था। वह अपना घर बार जिस आदमी के लिए छोड़ आई थी, अपने माँ बाप की इज्जत, अपना सब कुछ खाक में मिला दिया था। उसने उस लड़के की मोहब्बत में वह सब कुछ लुटाकर आ गई थी और जैसे ही उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंची, उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे अपनी कानों पर और अपने ऊपर यकीन नहीं आया। वह भोला था। वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। अपना नाम सुनकर उसके कदम वहीं थम गए थे। क्या हो गया शिल्पा? अरे भोला सिर्फ अपनी शिल्पा का है, किसी संगम का नहीं और अपनी शिल्पा का रहेगा। भोला ने अपने प्यार जताते हुए कहा। अच्छा तो वह लड़की संगम, वह क्या है तुम्हारे लिए? सामने खड़ी लड़की ने रूठे हुए अंदाज में पूछा, जो शायद वीडियो कॉल पर थी। अरे वह तो एक बदला है, सिंह के परिवार से बदला। जो कुछ उन्होंने किया उसका बदला। भोला के बिजनेस को नुकसान पहुंचाना, उस विकास को कितना महंगा पड़ सकता है। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैंने उसका बदला उसकी मंगेतर को उससे दूर करके ले रहा हूँ। जिस दिन वह मेरे लिए अपने माँ बाप का घर छोड़ आई, देखना कैसे उसे उसकी असलियत दिखाऊंगा। हाँ, उसे लगता है मैं उससे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ। बेवकूफ लड़की, लेकिन वह इतना भी नहीं जानती। अगर पीछे खाई है तो आगे कुआं भी हो सकता है। भोला अगर वह आ गई तो क्या होगा? तुम उसे अपना लोगे? शिल्पा ने डरते हुए पूछा। इस बात पर संगम का दिल धड़का। वे पूरे जिस्म जान से उसके तरफ घूर कर देख रही थी। क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? घर से भागी हुई लड़की को मैं अपनाऊंगा? भोला जरूर हूँ पर बेवकूफ नहीं। अभी मेरी औकात 2 कौड़ी की नहीं हुई है कि मैं उसे अपनाऊंगा। क्या कुछ नहीं था उसके शब्दों में? नफरत, गुस्सा, घमंड, बस मोहब्बत नहीं थी, इज्जत नहीं थी। सांस रोके संगम आंखों में आंसू लिए। एक नजर उस रावण को देखते इन्हीं कदमों से वापस उल्टे पैर पलट गई, बिना एक शब्द कहे, बिना किसी शिकायत के। क्योंकि इस सब में सिर्फ गलती उस भोला की नहीं थी, वह खुद भी गलत थी। हाँ, बेवकूफ लड़की थी, पागल थी और कम अकल थी, नासमझ थी। अपने प्यार में रिश्तों को एक अनजाने लड़के के इश्क में पड़कर छोड़कर चली आई थी। अपने घर वालों को तकलीफ देकर उसे ऐसा क्यों लगा कि भोला की खुशियां ही उसकी किस्मत है, जिसमें उसके लिए ना ही कोई आशीर्वाद था, ना ही कोई भगवान की प्रार्थना थी। सबकी बद्दुआएं लेकर उस भोला के लिए घर से भाग आई थी। वह कैसे खुश रह सकती थी? वह वहां निकल आई थी। उसे अब कहां जाना था उसे समझ नहीं आ रही थी। लखनऊ से दिल्ली आ चुकी थी, अब यहाँ से कहां जाती? यहाँ तो किसी को वह जानती तक नहीं थी। बहुत सोच विचार करते उसने अस्मिता अपनी एक दोस्त के घर जाने का सोच लिया। फिलहाल थोड़े वक्त के लिए वही उसकी मदद कर सकती थी। घर वापसी की कश्तियां तो वह जला चुकी थी। वापस जाना नामुमकिन था और भोला के हाथों खिलौना बनने से अच्छा था वह खुद को मार डालती। लेकिन खुद को मारने के बजाय वह अपने कठिन रास्ते खुद चुनती। सिर्फ अपने किए की सजा भुगतने के लिए। जो पाप उसने घर से भागकर किया वह उसकी सजा भुगतना चाहती थी, ताकि उसे भी तकलीफ हो जैसे वह अपने घर वालों को तकलीफ देकर आई थी। ट्रेन अपने रास्ते पर चल पड़ी थी। वह दिल्ली से अब गाजियाबाद जा रही थी, अपनी दोस्त अस्मिता के घर।
वह यह भी नहीं जानती थी कि उसकी सहेली उसकी मदद करेगी भी या नहीं, लेकिन वह फिर भी भगवान के सहारे चल पड़ी थी। जबकि उसे अब रह रह कर शारदा का ख्याल आ रहा था, जिसे वह अपनी जगह वहां छोड़ आई थी। ना जाने वह छोटी सी लड़की कैसे सब हैंडल कर रही होगी। इधर कुछ ही देर में विदाई का शोर उठा था, लेकिन तेज साहब बहुत परेशान थे। शारदा अभी उसने 12वीं क्लास के पेपर दिए थे और उसे पढ़ने का बेहद शौक था, पर उस बच्ची का सारा शौक उस संगम की वजह से बलि चढ़ गई थी। उन्होंने सब कुछ राम प्रसाद को बता दिया। उनके पैर पकड़ लिए थे और बहुत फिक्र कर रहे थे। मेरा बेटा विकास बहुत समझदार है, वह सब जानता है। वह शारदा को बहुत तरीके से और प्यार से हैंडल करेगा। यार तुम फिक्र मत करो, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। वह जहाँ तक पढ़ाई करना चाहती है कर लेगी। उसे मैं पढ़ाई करने से कभी नहीं रोकूंगा। उनकी पगड़ी की लाज रखते हुए उनसे वादा कर बैठे थे। शारदा की विदाई हो गई। वह अपनी बड़ी माँ के डर की वजह से यह शादी कर गई थी, जबकि उसके बड़े पापा ने जितनी इज्जत अरमान से उसे कहा वह मना नहीं कर पाई थी और विकास की दुल्हन बन गई थी। उसके घर पधार गई थी, जहां उसका स्वागत हुआ बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। वह छोटी सी लड़की उस वक्त बहुत डरी सहमी थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कहां पर क्या रिएक्ट करूं। उसका डर और झिझक देखकर उसकी बहन जूही ने सारी रस्में जल्दी जल्दी करवाई। विकास के कमरे में पहुंचा दिया। जूही के चेहरे पर अजीब से असर दिखाई दे रहे थे। वह शारदा को यहाँ संगम की जगह देखते उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अपने होंठ बड़ी मुश्किल से उसने सी रखे थे। संगम, एक बार तुम मुझे मिल जाओ, अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट कर मार डालूंगी। वह दिल ही दिल में संगम से बात कर रही थी। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ड्रेस चेंज करना हो तो अलमारी में सब कपड़े हैंगर में है। तुम्हारा और संगम का साइज शायद सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं होगा। तुम उसी की सारी चीजें इस्तेमाल कर लेना, जैसे उसका छोड़ा हुआ हस्बैंड अपना लिया है। उसको ताना दे रही थी, लेकिन 18 साल की वह मासूम लड़की उसका ताना कहाँ समझ पाई थी। वह तो उसके कमरे में अकेले रहने के ख्याल से ही घबरा रही थी। वह भी किसी आदमी के साथ उसका बस नहीं चल रहा था। वह जूही को कहे कि उसे यहाँ से ले जाए। उसे उस खूबसूरत कमरे से बहुत डर महसूस हो रहा था। इधर भोला आफे से बाहर हो रहा था। वह एक नंबर की झूठी थी। झूठ बोलती थी मुझसे मोहब्बत करती है, करती होती तो आज यहाँ आ जाती। धोखेबाज लड़की। भोला अपना सर झटकता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। शिल्पा से बात करने के बाद वह नीचे आया। कब से संगम का वेट कर रहा था, पर वह आई ही नहीं। तभी उसके आदमी का फोन आया। जब वह गुस्से से सर झटकते गाड़ी में बैठने लगा। उसका आदमी उस वक्त जासूसी के लिए लखनऊ में संगम के घर पर मौजूद था और उसे वहां की सारी रिपोर्ट मिनट मिनट की दे रहा था। सर, मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ, आपने कॉल ही नहीं पिक की। बड़ी तेजी से बोला था। क्या कहना है? यही ना कि लड़की शादी करके विकास के साथ विदा हो गई है। धोखेबाज लड़की थी, मुझे पहले ही पता था। भोला ने बड़े गुस्से से अपना सर झटका। नहीं सर, उनकी बेटी संगम तो घर छोड़कर भाग गई है। विकास सर के साथ तो तेज साहब की भाई की अनाथ लड़की शारदा की शादी हुई है। उस आदमी की बात पर एक पल को भोला पूरे गुस्से में आ गया था। यह क्या बोल रहे हो तुम? उसे अपनी आवाज खुद भी सुनाई ना दी। मैं सच कह रहा हूँ सर, संगम मैडम घर छोड़कर जा चुकी है और जो विकास ने यहाँ शोर मचाया था वह तो आप सोच ही नहीं सकते थे। ऐसा कैसा मुमकिन है? अगर संगम वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? सवाल भोला के पूरे जिस्म पर तमाचे की तरह लगा था। कैसी बातें कर रहे हैं सर, वह आपके पास ही तो आई है। उस आदमी ने भोला का दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़का कर रख दिया था। सर, आपके अलावा वह किसी को नहीं जानती। वह घर से निकली ही आपके लिए है, तो आपके पास नहीं पहुंची तो वह कहाँ जा सकती है? 1 मिनट। भोला ने अपना कॉल होल्ड पर लगाया और वॉचमैन के पास आया। उससे पूछने लगा, जी साहब, क्या दिन के वक्त एक लड़की आई थी? हाँ सर, एक लड़की आई थी, पर उसने अपना नाम ही नहीं बताया।
बस यही कहा आपसे मिलना है। उसके पास आपका कार्ड था, मैंने अंदर भेज दिया था। फिर भोला का दिल बहुत जोरों से धड़का। दूसरी तरफ फोन से आवाज आई, बोलो भाई। भोला गुस्से से भड़का था। फिर साहब वह थोड़ी देर बाद रोते हुए बाहर निकली और उल्टे कदमों से ही वह बाहर चली गई। वॉचमैन ने सब बारीकी से बता दिया और अपना सर झुका लिया। भोला ने गुस्से से अपनी आंखें मीच ली। मतलब वह आई थी और शायद तब आप शिल्पा से बात कर रहे थे। शायद उस लड़की ने सुन लिया था। भोला ने अपने दांतों तले अपने होठों को दबाए, इतने जोर से दबाया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वह बड़ी जोर से चिल्लाया था, लेकिन उसका दिल उसके बस से बाहर हो रहा था। वॉचमैन के पास उसके सवाल के जवाब नहीं थे। उसे कहाँ परमिशन थी कि वह बड़ों की समस्याओं में कुछ बोलता? ना जाने वह कहाँ गई होगी, वह किस हाल में होगी। मेरी उसको सारी असलियत भी पता चल गई है। वॉचमैन बोल पड़ा, अब क्या होगा सर? वह जल्दी उस आदमी को कॉल काटता। संगम के नंबर पर कॉल करने लगा, लेकिन वह बंद था। आपके दिए गए नंबर पर अब बात नहीं हो पा रही, कुछ देर बाद कॉल करें। वह नंबर बंद जा रहा था। सब कुछ एक पल में बिखर गया था। अपने बालों को नोचते वह आसमान की तरफ देखने लगा। वह तो चिल्ला भी नहीं सकता था। सब कुछ खुद का किया धरा था, लेकिन वह कहाँ गई होगी? वह तो किसी को यहाँ जानती भी नहीं। अचानक से भोला उसको उसकी फिक्र हुई और जल्दी उस आदमी को उसने दिल्ली बुलवाया था। वह आदमी विकास की जासूसी कर रहा था। अपने खास आदमी को संगम की तलाश करने को कहा। खुद घर वापस आया था। इधर विकास अपनी दुल्हन को घर ले आया था। राम प्रसाद ने उसे अपने कमरे में बुलवाया था और उसे शारदा को प्यार से हैंडल करने को कहा था। जबकि दूसरे तरफ विकास का बड़ा भाई सागर अपनी पत्नी जूही के तरफ बढ़ा। उसे बेरहमी से जकड़ लिया था। क्यों किया तुमने यह सब? जब जानती थी तुम्हारी बहन को किसी और में इंटरेस्ट है, तो क्यों उसे मेरे हीरो जैसे भाई के साथ बांध रही थी? सागर छोड़िए, मुझे नहीं पता था। वह आंखों में आंसू लिए बोली, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी बहन थी और तुम्हें ना पता हो तभी तुमने जल्दी में अपने चाचा की लड़की से उसकी शादी करवा दी। डर था कि तुम्हारी बहन भाग ना जाए और तुम्हारी बहन सच में भाग गई है। वह नफरत और गुस्से से बोलता, प्लीज सागर, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वह बहुत रोई थी। जी तो करता है अभी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर भेज दूं। तुम सबने मिलकर हमें धोखा दिया है और उस मासूम बच्ची को विकास से शादी करवा दी। मासूम नहीं है, वह जूही बहुत तेज चिल्लाई थी। को भगाने में उसी का हाथ है। उसकी बात पर सागर ने दांत कपक पाते हुए उसे देखा। तुम चुप हो जाओ, खबरदार, जो उस मासूम पर कोई इल्जाम लगाया तो अपनी बहन के गंदे करतूतों का इल्जाम किसी दूसरे पर लगाते। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी बहन दूध पीती बच्ची नहीं थी ना कि वह शारदा की बातों में आकर भाग गई। उसकी नीयत पहले ही खराब थी। तुम और तुम्हारी बहन दोनों एक जैसी हो, खुदगर्ज और मतलबी। तुम मेरी नफरत के काबिल भी नहीं थी और मैं तुम पर अपनी मोहब्बतें लुटाता रहा। वह झटके से उसे खुद से दूर करता बाथरूम की तरफ बढ़ा था, जबकि जूही मुंह पर हाथ रख के अपनी सिसकियों का गला घोटने लगी। उसे शारदा के साथ साथ अब संगम पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज जो कुछ हो रहा था उसकी वजह से ही तो हो रहा था। ससुराल में अपने पैर मजबूत करने के चक्कर में वह अपने आप अब यहाँ पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। रात के 9 बज रहे थे जब दरवाजे पर बैल बजी। अस्मिता, देखो कौन है। सरिता देवी ने कांपते हुए अस्मिता को आवाज लगाई तो फ्रिज बंद करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो सामने संगम को देखकर हैरान रह गई। संगम, तुम? वह हैरानी में पड़ते हुए कभी उसको देख रही थी, कभी पीछे मुड़कर अपनी सासू माँ को देख रही थी जो आंगन में आते हुए उसकी तरफ देखने लगी। कौन है अस्मिता? तुम वहाँ क्यों खड़ी हो गई? उन्होंने वही पीछे से खड़े होते गुस्से से आवाज लगाई। पूछा, माँ जी मेरी दोस्त है। संगम, अंदर आ जाओ ना। अस्मिता की सासू माँ ने जवाब देते हुए वापस संगम की तरफ मुड़ी, उसे अंदर आने के लिए बोलने लगी। संगम अपने हाथ बैग पर पकड़े हुए डरते डरते अंदर दाखिल हुई।
आंटी के माथे पर बल पड़े। यह लड़की कौन है? तुम्हारी कौन सी दोस्त है? मैं तो इसको नहीं जानती। अस्मिता की सास ने हैरानी से पूछा। माँ जी, यह मेरी स्कूल की पुरानी दोस्त है। एक मोहल्ले में ही रहते थे। बहुत अच्छी दोस्त है। अस्मिता अपने बुआ के घर रहकर पढ़ाई करती थी। तभी उसकी दोस्ती संगम से हुई थी और यह यहाँ पर गाजियाबाद में उसकी शादी हुई थी। अस्मिता को खुद कुछ समझ नहीं आया था कि अचानक संगम उनके घर क्यों आई थी। वह भी इतनी रात गए बैग लिए अपनी सास को बताती वो फेर गई, जबकि उससे मिलते हुए अस्मिता के माथे पर बल पड़े थे। 1 मिनट अंदर आकर मेरी बात सुनो, माँ जी ने अस्मिता से गुस्से भरे शब्दों में कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। संगम, तुम यहाँ अचानक कैसे? तुमने आने से पहले नहीं बताया। अस्मिता उसके पास आते हुए उसके पास बैठते उससे पूछने लगी। क्या बताती अस्मिता, मेरे साथ जो कुछ हुआ वह बताने लायक नहीं। संगम ने रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहा, अच्छा तुम यही रुको, माँ जी की बात सुनकर आती हूँ, फिर आकर तुम्हारी बात सुनती हूँ। वह ज्यादा ही गुस्से वाली हो गई है। वह बड़बड़ाती हुई अस्मिता को वहीं ड्राइंग रूम में बिठाते हुए खुद अस्मिता अपनी सास के पास किचन में चली गई। यह क्या तरीका है? आधी रात को किसी के घर में आने का? लड़की जाते अकेली हो, कैसे यहाँ कहाँ आ गई? कौन है और किस परिवार से है? अस्मिता की सास एक पल में उससे ढेरों सवाल कर डाले थे। रिलैक्स माँ जी, संगम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हमारी दोस्ती को काफी साल हो गए। शायद उसे मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए वह यहाँ आई है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहाँ से आई है? उसकी सास ने अपने सवाल फिर से दोहराया था। पहले यह लखनऊ में रहती थी, शायद यह दिल्ली आई थी किसी काम से। अस्मिता ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। क्या मतलब तुम्हें पता नहीं? उनका तो दिमाग ही खराब हो गया। अभी इसी वक्त इसको वापस भेजो। यह मुझे फ्रॉड लड़की लग रही है। हम इसके झंझट में नहीं पड़ेंगे। माँ जी प्लीज, वह हमारे घर मेहमान बनकर आई है और मेहमान तो भगवान के रूप होते हैं ना। वह अब बड़े मजे से उन्हें समझा रही थी। बिन बुलाए मेहमान भगवान के रूप बिल्कुल नहीं होते। कह रही हूँ अभी इसी वक्त वापस इसको अपने घर भेजो। भगवान ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो, कहीं यह लड़की घर से भाग आई हो तो हम क्या कर लेंगे हम लोग? वह दांत चबाते बोली थी। मम्मी जी, आप सिर्फ आज की रात के लिए यहाँ रोक लो प्लीज, इंसानियत के नाते बस इतनी सी मदद कर दो। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी वजह से आपको या किसी को भी तकलीफ ना पहुँचे, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। संगम की बात पर अस्मिता की माँ ने अपने होंठ बंद कर लिए, जबकि अस्मिता बहुत शर्मिंदा हुई थी। ऐसी बात नहीं संगम, माँ जी का मतलब यह नहीं था। तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो, अस्मिता ने जल्दी संगम से कहा। लेकिन संगम जान चुकी थी उसे यहाँ से भी सुबह होते ही जाना होगा। उधर भोला सारी रात सड़कों पर आवारा फिरता रहा। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे संगम कहीं भी ना मिली। सारी रात भोला की आंखों में कटी। नींद उसे कोसों दूर थी। दिल ही दिल में वह उसकी सही सलामती आने का प्रार्थना कर रहा था। एक छोटी सी गलती के लिए भोला ने उसे इतनी बड़ी सजा दी थी और उसे धोखा दिया था। इस बात का अब एहसास उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। हे भगवान, मेरी मदद करो। कहाँ ढूंढूं उस लड़की को? कुछ समझ नहीं आ रहा। उस वक्त गाड़ी में बैठा जोर से स्टीयरिंग को मुक्का मार गया था। संगम, तुमने मुझसे दूर जाकर अच्छा नहीं किया। एक बार मिल जाओ मुझे, फिर देखना ऐसी जगह कैद करूंगा कि बस फड़फड़ा कर रह जाओगी। भोला, आप मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? बहुत भरोसा करती हूँ आप पर। आपके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। याद रखना, जिस दिन आपने धोखा दिया वह दिन संगम के जिंदगी का आखिरी दिन होगा। भोला अब बहुत पछता रहा था। आंखें मीचे, ना जाने इस वक्त वह कहाँ होगी, किस हाल में होगी। उसे कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं रहूंगा। मेरी वजह से वह घर छोड़कर भागी है। मेरी वजह से वह जमीन पर मुक्के बरसाता चला गया। वह सच में मुझसे सच्चा प्यार करती थी। मैं ही था जो उसकी मोहब्बत का एहसास ना कर सका। वह दीवार के साथ टेक लगाकर पीछे गिर गया। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। इधर वह कितनी देर से यूं ही बैठी विकास का इंतजार कर रही थी।
लेकिन जब उसके आने का कोई असर दिखाई ना दिया तो वह अलमारी से एक आरामदेह सूट निकालते अपना ड्रेस चेंज करती, अब कंफर्टेबल महसूस करती बिस्तर पर आकर लेट गई। गहरी सांस भरते वह बिस्तर पर जा बैठी। खूबसूरत कमरा, खूबसूरत सेज, हर चीज बहुत शानदार तरीके से सजाई गई थी और यहाँ की हर चीज बहुत कीमती थी। वह कमरे का हर चीज टटोलती आंखों से देखती। वह नींद में चली गई और तकिए पर सर रखते वह संगम को सोचने लगी, शारदा, अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं अपने आप को यही तुम्हारे सामने खड़े खड़े मार दूंगी। मुझे जाना होगा। हे भगवान, संगम दीदी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, उनकी रक्षा करना। वह रोती हुई उठ बैठी। उसे याद आया आज उसको पूजा करना था। वह आज सोमवार का व्रत रखे बैठी थी। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है, तो इस कहानी को मिस ना करें। क्या भोला को संगम मिल पाएगी? क्या विकास शारदा को अपना पाएगा? और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।